Good evening. Welcome to my YouTube channel, uh, which is सिद्धार्थ अभिमन्यु एंड आज मैं बिहार बोर्ड से रिलेटेड 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो वो मैं डिस्कस करूँगा वन बाय वन, राइट। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इसके सोल्यूशन पे डिस्कशन, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सवाल से, राइट। तो सवाल ये आपका अष्टफलक रिक्तियों कितने गोलों से घिरी होती है। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर बोला कि अष्टफलक जो गोला होता है ना, वो 6 गोलों से घिरा होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कह सकते हो कि 3 स्फेयर नीचे रखे होते और उल्टा ओरिएंटेशन 3 स्पेयर ऊपर रखे होते हैं, ठीक है। तो और उसके बीच में अगर कोई रहेगा तो आप ऐसा कह सकते हो कि 6 स्पेयर से घिरा होगा। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा ए। ए शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। तो लेट मी मार्क द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ए शुड बी राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि NaCl रवा की संरचना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो NaCl होता है ना, तो NaCl में क्या होता है ना कि इसका NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। 6 Na, जैसे Na पॉजिटिव होता है ना आपके पास, अगर एक Na पॉजिटिव होता है तो इसको 6 NaCl ना, 6 NaCl इस तरह चारों तरफ से ऐसे सराउंड करके रखता है, ठीक ठीक है। तो ऐसा कह सकता हूँ कि इस तरीके का जो होता है ना वो FCC होता है। तो फलक केंद्रीय घनाकार, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा बी, बॉम्बे, राइट। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। नाउ सी द दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्ट्रक्चर दे रखा है और IUPAC नाम पूछ रखा है अपने से, ठीक है। तो बहुत आसान है, देखो सबसे पहले करना होता है क्या कि हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग करेंगे तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो ये हो गया आपका मेन चेन। तो मेन चेन में अगर आप देखोगे तो 3 पे आपके पास मिथाइल है, 3 मिथाइल और 4 कार्बन की चेन है, तो हो जाएगा ब्यूटेन, सॉरी सॉरी 3 मिथाइल है और 1 क्लोरो, सॉरी पहले होगा 1 क्लोरो फिर होगा 3 मिथाइल, यहाँ से ऐसे 3 मिथाइल एंड देन हो जाएगा आपके पास ब्यूटेन, ब्यूटेन, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, सी सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन अपने से ये कह रहा है कि विटामिन B12 उपस्थित रहता है। बहुत ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसा कह सकते हो याद करने वाला है। जो विटामिन B12 में ना कोबाल्ट होता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाउ ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही मतलब फ्रिक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन होते हैं कि 3 Fe6 का IUPAC नाम क्या होगा। तो ठीक है, करते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम फेरी, सॉरी फेरो, पोटेशियम फेरो, 1 सेकेंड। देखो यहाँ पे 6 लिगेंड है अपने पास, ठीक है। तो 6 लिगेंड के लिए हम हेक्सा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा हेक्सा और हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो, और यहाँ पे हो जाएगा फेरेट,
फेरेट और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिख गया होगा कि यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, कैसे ऑक्सीडेशन कैलकुलेट होता है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे इसने लिख रखा था K3 बॉक्स और FeCN6 दे रखा था। अब आपको बताया कि सोडियम कंट्रीब्यूट करता है 1 पॉजिटिव चार्ज, आयरन के लिए कैलकुलेट करना है तो वाई मान लिया, 6 मल्टीप्लाइड बाई -1 इक्वस टू 0। नाउ 3 + y -6 इक्वस टू 0, तो y इक्वस टू प्लस के 3। तो ये आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गया होगा, राइट। नाउ तो what would be the answer of this particular question? तो I think D would be right answer for this particular question. Okay, now next question लेते हैं। जलीय घोल में निम्न में से किसका मोलर चालकत्व अधिक है? सिंपल सी बात है, जल में जाने के बाद जो ज़्यादा से ज़्यादा आयन में डिसोसिएट होगा वो क्या करेगा ना, वो अपना मोलर चालकत्व अधिक होगा। तो आपको भी पता है कि जब मैं पहले वाले को अगर ब्रेक करूँगा, जो कि अपने पास दे रखा है, पहले वाले को जब मैं ब्रेक करूँगा तो ये दे रखा है PT NH3 होल 6 and Cl4-। तो जब मैं जब इसे ब्रेक करूँगा ना, तो ये बॉक्स तो अपने आप में टूट जाएगा। तो बॉक्स टूटेगा किस में, ऐसे तोड़ते हो तो PT NH3 6 ये पॉजिटिव के फॉर्म में टूट जाएगा, और +4Cl नेगेटिव माइनस। तो 4 क्लोराइड आयन और एक इस कॉम्प्लेक्स आयन की वजह से तो 5 होंगे, और 5 किसी में नहीं आ रहा, इस वजह से ए वुड बी द राइट आंसर आई थिंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, NiCO4 में निकल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो क्यों, क्योंकि देखो अगर मान लो कि निकल के लिए हम कैलकुलेट कर रहे तो उसके लिए हमने वाई मान लिया, राइट। कार्बोनाइल जो होता है ना वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वस टू 0, वाई इक्वस टू कितना आ जाएगा 0। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, लेट मी हाईलाइट द आंसर, राइट। ए इसका आंसर होगा, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 8 हो गए, 9। निम्नलिखित में किसकी बंद ऊर्जा अधिक होती है? देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शनली होता है। ऐसे आप सोचोगे कि ऑक्सीजन एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है तो उसका होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज़ बहुत छोटा होता है और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से यहाँ पे ये नहीं होता। तो इसमें जो सबसे मैक्सिमम जो होता है ना, मैक्सिमम जो होता है वो सल्फर बॉन्ड होता है, ठीक है। तो बी वुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसने वाला गैस होता है? बहुत ही जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ना, नाइट्रस ऑक्साइड इन सॉरी तो जो भी क्वेश्चन अभी, हाँ ये है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ना, यहाँ पे अपने पास नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो अपने पास होता है क्या, नाइट्रस ऑक्साइड होता है हंसने वाला गैस। सब ने पढ़ रखा होगा बच्चों मतलब 7th 8th में ये क्वेश्चन आती, राइट। हाँ, नेक्स्ट सवाल पे अगर हम आए तो अगर मैं बात करूँ 11, ये कुछ ऐसे दे रखा है 1:2 2:2 2px1 और 2py1। और देखो तो हमें पता है कि पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन, p में 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो ओवरऑल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। और 7 किसके लिए होता है, नाइट्रोजन के लिए। इसका मतलब सी शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। तो नाइट्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। तो नाइट्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 12,
ना जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वो अयस्क कौन सा है। देखो हेमेटाइट में इसने बोला है दो अलग अलग धातु, लेकिन हेमेटाइट में एक आयरन होता है और दूसरा क्या होता है ना, अपने पास ऑक्सीजन होता है। तो अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ आयरन तो धातु है बट ऑक्सीजन धातु नहीं, अधातु होता है। लेकिन इसने पूछा है कि एक दोनों धातु होना चाहिए, ठीक है, दो धातु होना चाहिए, अलग अलग धातु होना चाहिए। तो गलेना में पीबीएस होता है, विच अगेन पीबी लेड होता है और सल्फर होता है। तो एक एक धातु एक अधातु है, तो भी नहीं हो सकता आंसर। मैग्नेटाइट भी नहीं हो सकता आंसर, क्यों? क्योंकि ये भी एक आयरन का अयस्क होता है और वो क्या कह सकते हैं ना कि आयरन का अयस्क है, और जो कॉम्बिनेशन है आयरन और ऑक्सीजन का, इस वजह से वो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कॉपर पाइरेट्स होगा। तो कॉपर पाइरेट्स होगा तो कैसे होगा? तो कॉपर पाइरेट्स का मैं आपको सूत्र बताता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। तो देखो कॉपर अपने आप में धातु है, आयरन भी अपने आप में धातु है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। मार्क डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित धातुओं में से किसके निष्कर्षण के लिए वैद्युत धातु कर्म का उपयोग किया जाता है? जो इलेक्ट्रोमेटलर्जी होती है, जिसको हम हिंदी में वैद्युत धातु कर्म यूज करते हैं, वो हाईली जो एक्टिव मेटल होता है ना, हाईली जो एक्टिव मेटल होता है उसके लिए हम क्या करते हैं ना, हाईली एक्टिव मेटल होता है उसके लिए हम यूज करते हैं, राइट। तो इसमें हाईली एक्टिव मेटल क्या है आप लोगों को मालूम होगा, हाईली एक्टिव मेटल है सोडियम। तो सोडियम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सभी अयस्क खनिज है, ओके। सभी खनिज अयस्क है, ओके। एक खनिज अयस्क नहीं हो सकता। और देखो ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, तो आपको पता है कि सभी अयस्क खनिज तो होते हैं बट सभी खनिज अयस्क नहीं होते। बहुत ही मतलब ट्रेडिशन लेवल का सवाल है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 निम्नलिखित में कौन सा धातु मुख्य अवस्था में पाया जाता है? आपको भी पता है जो गोल्ड होते हैं और प्लेटिनम होते हैं वो ज़्यादातर मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेटिनम नहीं है तो मैं तो गोल्ड को लेके चलूँगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे सिल्वर भी होते हैं बट सिल्वर कभी हाँ हाँ ओके। नाउ मूव मूव नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। देखो परमाणु द्रव्यमान पर तो निर्भर नहीं कर सकता ना, अणुद्रव्यमान पर भी, परमाणु अणुद्रव्य में नहीं, समतुल्य पर नहीं, सक्रिय मात्रा पर निर्भर करता है, ठीक है। तो कॉमन सवाल है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है, राइट। ठीक है, हर बार बहुत मतलब मैक्सिमम बार रिपीट ही हुआ है बिहार बोर्ड में, राइट। नेक्स्ट, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? आयनीकरण का सिद्धांत जीके बेस्ड क्वेश्चन है, आर्हेनियस ने दिया था, राइट। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट है 80। सेल दे रखा है जिंक से ZnSO4 सॉल्ट ब्रिज ऐसे करके दे रखा है एक बोर्ड। इसमें बोला कैथोड कौन होता है, तो हमें पता है ना कि जो बाद वाला होता है ना, अपने पास बाद वाला होता है वो अपने पास कैथोड का काम करता है। तो बाद वाला इसने कैथोड पूछा है, तो कॉपर बाद में तो कैथोड का काम करेगा, जिंक इसमें एनोड का काम करेगा, राइट। ना चालकत्व का सेल स्थिरांक होता है, तो बहुत ही सेल स्थिरांक का मैं फॉर्मूला आपके लिए लिख देता हूँ। जो सेल स्थिरांक होता है ना, सेल स्थिरांक जो होता है उसका फॉर्मूला होता है L/A। तो ये आई नहीं है, L/A होगा, ठीक है, वो L होगा, ठीक है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन 20। अब ये सवाल ये कह रहे हैं, नेक्स्ट सवाल कि 96,500 कूलम का विद्युत आवेश कॉपर सल्फेट से प्रभावित करने पे कितना होता है, ठीक है। तो मैं ये कुछ क्वेश्चन को आराम से समझाना चाहूँगा। देखो ध्यान से, अगर कॉपर सल्फेट दे रखा है ना, और कॉपर सल्फेट को अगर ब्रेक करोगे तो कॉपर सल्फेट को ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा CuSO4 को अगर ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा Cu+2 एंड SO4 2- में ब्रेक हो जाएगा। कॉपर 2+ है, इसका मतलब ये है कि कॉपर 2+ को
2 मोल इलेक्ट्रॉन दोगे तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? हाँ, ऑब्वियस सी बात है ना, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे इसने पूछा है कि कितना ग्राम इलिपरेट होगा, तुम सोचो ना कि अगर आपने 2 मोल इलेक्ट्रॉन दिया ना, 2 मोल, तो 1 मोल कॉपर आपके पास जनरेट हो रहा है। और अगर 2 मोल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 1 फैराड, यानी 2 फैराड इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो कॉपर के 63.50 ग्राम डिपॉजिट होंगे। तो 1 फैराड में कितना हो जाएगा, तो डिवाइड कर दो। तो 63.50 को आप क्या कर लो, 2 से डिवाइड। जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे तो 31.75 आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो 31.75, तो 31.76 दे रखा है वैसे, तो 75 आई थिंक आना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास बी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सवाल। कुछ लास्ट स्लाइड ऑफ आवर सेशन। नाउ मूव समपरासरी विलयन किसके बराबर होते हैं? तो आपको पता है ना कि समपरासी सॉल्यूशंस में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम अनुसंग गुणधर्म कहते हैं, पाई बराबर CRT ऐसे करके पढ़ते हैं। तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम होगा ना, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलर सांद्रण, तो अगर मोलर सांद्रण सेम होगा तो वो समपरासरी सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो आज के लिए मैंने इतना ही क्वेश्चन लिया है, ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम रहते हैं, क्योंकि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं, तो मेरे को बहुत सारे काम रहते हैं कॉलेज से रिगार्डिंग, तो मैंने बोला था आपको कि जिस हिसाब से मुझे टाइम मिलेगा ना, तो उस हिसाब से मैं इस पर वीडियो डालते रहूँगा। ठीक है, और वीडियो मैं ऐसा मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हाँ, मैं सोचता हूँ कि कंटिन्यूस वीडियो मेरे चैनल पे आए। तो इसके लिए आप लोगों से एकदम क्या कहते हैं ना, रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जैसे इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया, और बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म होता है जिसको मैं बहुत ज़्यादा, मैं सोशल मीडिया नहीं चलाता तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी आपको अगर पता है तो प्लीज़ आप उस पर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे कोई जेई मेंस का तैयारी करने वाले हैं या नीट की तैयारी कर रहे होंगे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम CUT का, तो अगर मेंटरशिप अगर मुझसे पर्सनली चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर मेंटरशिप ऑल्सो। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, और थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। अपने हेल्थ और अपने हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखें, और अच्छे से स्टडी करें, और अपने एग्ज़ाम में आप अच्छा करें, मेरी यही कामना, आप मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। थैंक यू सो मच, एंड